हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम का, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ की जा चुकी है। दिसंबर में वो एग्ज़ाम होगा और काफ़ी हैवी पोर्शन कंप्यूटर का रहेगा। तो इसके लिए हमारे टीम मेंबर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को विद रेलिवेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। तो हमारी ये पहली वीडियो है। आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सुजेशंस भी हैं तो आप उसे भी हमें दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की अपने चैप्टर 1 के साथ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस वीडियो में जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और साथ साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी कहता रहूँगा जिनको अगर आपका मन करे तो आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। देखिए, जो कंप्यूटर है वो डिराइव हुआ है वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, या हिंदी में कहें तो गणना करना। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन उस समय आई थी जब कंप्यूटर अपनी बिगिनिंग स्टेज में था। उसके बाद कंप्यूटर डिफरेंट जनरेशन से जा चुका है, और करंटली हम बात करें तो कंप्यूटर की 5th जनरेशन लगी हुई है, जो 1989 के ऑनवर्ड्स चली हुई थी। अब तो कंप्यूटर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आप कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं। तो ये कहना कि कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूट करता है, ये अपने आप में ही एक अधूरी डेफिनेशन होगी। तो इसी को और पूरा करने के लिए बाद में एक मोर साइंटिफिक डेफिनेशन कंप्यूटर की दी गई, जो है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन which accepts data in form of raw facts and figures, processes it according to set of its instructions known as program provided to it, and gives output to the user in the form of information. इस डेफिनेशन में कहा गया है ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है कि डाटा लेती है। डाटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि कोई भी आप फैक्ट्स या फिगर्स आप कंप्यूटर को दे देते हैं, फिर उसके साथ बाद आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इन फैक्ट्स और फिगर के साथ क्या किया जाए। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को फिगर 6 और फिगर 7 एज अ डाटा दे दी है। उसके बाद मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शन है कि इन दोनों को ऐड करो। कंप्यूटर वो फंक्शन परफॉर्म करता है, 6 + 7 करके 13 मुझे एक आंसर देता है। वो आंसर क्या है कि इन्फॉर्मेशन है जो मुझे कंप्यूटर से मिली। तो यही कंप्यूटर करता है। कोई रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेंगे जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या किसी प्रोग्राम के थ्रू हम मैनिपुलेट करके एक डिज़ायर्ड आउटपुट पाते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन बनती है बाद में डाटा और इंफॉर्मेशन की। अगर हम डाटा की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड या प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। और जो चीज़ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है उसको हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को, जिसको मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखाया है, इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कि सबसे पहले डाटा एज ए इनपुट फीड हुआ, फिर प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उस पर काम किया गया, और बाद में हमें कुछ आउटपुट मिली जिसे हमने इन्फॉर्मेशन कह दिया। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की इन जनरल सेंस में बात करें तो ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब हो गया जैसे यस, नो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, जिसमें कंपैरिजन होता है, और अर्थमेटिक में कोई वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। देखिए, कंप्यूटर की जनरेशन की जो डिटेल बात है वो हम बेसिक कंप्यूटर को समझने के बाद करेंगे, क्योंकि उस समय उन्हें समझना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन इस समय कंप्यूटर जनरेशन का भाव समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं।
जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन के इसमें बात की कि कंप्यूटर स्टार्टिंग में सिंपल कैलकुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता था, लेकिन समय के साथ चेंजेस आते गए टेक्नोलॉजी में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, हमारी नीड्स में, और कंप्यूटर भी इवॉल्व होता गया। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो कंप्यूटर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एंटरटेनमेंट का फंक्शन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बिजनेसेस में ये हेल्प करता है। ओके, और इंटरनेट भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट बन चुका है, तो यानी ग्लोबल कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर हेल्प करता है। तो कंप्यूटर की जनरेशन आपको बताती है कि कंप्यूटर में कैसे एवोल्यूशन हुई, कैसे जो आपका हार्ड डिस्क का था साइज़ था वो छोटा होता गया हर एक जनरेशन के साथ, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती गई हर एक जनरेशन के साथ। इन सभी की बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर हम बात करें फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस की, तो उसको हम कहते हैं एबेकस। एबेकस आप सभी ने देखा है, जब हम मेले में जाते थे तो खिलौनों में वो मिलता था हमें। एबेकस को ऐसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा टफ है, हालांकि एक टॉय है ये, लेकिन आप इसकी इमेज को सर्च करेंगे गूगल में तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सिंपल और बहुत एंशियंट टाइप की एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसे हम मैनुअल कैलकुलेशन करते थे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एबेकस का फ़ोटो देखिए इस वीडियो के बाद। जैसे ही मेरा ये कोर्स ख़त्म होगा, जब मैं एक रिवीजन वीडियो बनाऊँगा 2-3, तो उसमें आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा रिवीजन के टाइम हर एक चीज़ के। अब हम बात करें कि सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, तो 1617 में जॉन नेपियर नाम के एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था जिसको कहा गया था नेपियर्स बोन्स। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे दो जिनको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डेटा है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, कोई भी आपके पास फैक्ट्स या फिगर्स हैं उसको हम डेटा कह देते हैं। ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड डेटम से, और डेटम का ही प्लूरल मीनिंग है डेटा। ठीक है, और डेटम का अर्थ क्या है, दैट विच इज़ गिवन, यानी जो हमें दिया गया है। कोई फैक्ट या फिगर या हमें दी गई है तो उसको हम डेटा कह देते हैं। जैसे कोई स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। जब हम डाटा पे कोई काम करते हैं और कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उससे निकालते हैं तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कह देते हैं। इन्फॉर्मेशन डिराइव हुआ है आपका लैटिन वर्ड इन्फॉर्मेयर से, जिसका मतलब है टू इंस्ट्रक्ट, यानी कोई इंस्ट्रक्शंस देना जिसके थ्रू कोई रिजल्ट मिले। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स, यानी आपने सारा डाटा इकट्ठा किया और आपने एक रिपोर्ट बना ली कि पास्ट में हमारी सेल्स ये थी और प्रेजेंट में हमारी सेल्स ये हैं और फ्यूचर में हमारी सेल्स किसी प्रोडक्ट की ये रहेंगी। तो वो हमें एक रिपोर्ट यानी एक डेफिनेट फॉर्मेट में मिल गई जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की। देखिए, जब टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो दो बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल 3 टाइप के कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर जैसे हमारी वॉचेज़ होती हैं, एनालॉग वॉचेज़ एंड डिजिटल वॉचेज़, वैसे ही ये कंप्यूटर्स थे। एनालॉग कंप्यूटर्स जो थे वो फास्ट थे डिजिटल कंप्यूटर से, आपको ये समझना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो जो आपके आसपास की कंडीशन है उसके वेरिएशन के होने पर ही रिजल्ट दे देते हैं। जैसे सिग्नल चेंज होगा वैसे ही वेरिएशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल जो आपकी सिज्मोग्राफ है जो अर्थक्वेक मेज़र करता है, तो जब कभी अर्थक्वेक आएगा तो सिज्मोग्राफ पे जो सुई है वो तभी हिल जाएगी, यानी आपको तभी रिजल्ट दे दी, तभी कह देगी कि अर्थक्वेक आया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर हैं जैसे उनको सिग्नल फीड होता है वो वैसे ही रिजल्ट दे देते हैं, इसलिए फास्टर हैं। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो किसी डिजिट में आपको आंसर देते हैं, किसी न्यूमेरिक आंसर आपको तक आप पहुंचते हैं, तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसे कंपेयर करें एनालॉग कंप्यूटर से तो डिजिटल कंप्यूटर थोड़े से स्लोअर हैं, लेकिन रिज़ल्ट उनका ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, और हाइब्रिड की बात करें तो हम दोनों के जो पॉजिटिव्स हैं उनको कंबाइन करके कंप्यूटर बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह देते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उनका साइज़, उनका स्पीड, उनकी मेमोरी। ओके, तो इसके 4 टाइप हैं। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो बहुत ही फास्ट कंप्यूटर हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज़ होता है जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे इसरो, नासा, ये इसका यूज़ करती हैं। और इंडिया में बात करें हम तो वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़े स्लोअर हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी फास्ट हैं। इनका यूज़ भी हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें बल्क में बहुत बड़े अमाउंट में डाटा प्रोसेस करना होता है, जैसे बैंक हो गया आपके पास, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गई वहाँ पे। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं माइक्रो कंप्यूटर्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम कहते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम। सिंगल यूज़र सिस्टम कहने का मतलब है कि एक सिंगल यूज़र इन्हें एट अ टाइम यूज़ करता है। जैसे आप अपना पर्सनल लैपटॉप यूज़ करते हैं, पर्सनल मोबाइल यूज़ करते हैं, या पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। वेयर एज अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये थोड़े से फास्टर होते हैं कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, और इन पे मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम पे इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं। इनका यूज़ भी हम साइंटिफिक पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पे। ओके, अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें तो ये 2 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, जैसा कि आप देखते भी हैं, आपको मिलते हैं 16 बिट कंप्यूटर एंड 32 बिट कंप्यूटर्स। तो इसको कहते हैं हम 16 वायर बस माइक्रो कंप्यूटर एंड 32 वायर बस माइक्रो कंप्यूटर। तो जो 16 वायर बस माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स, और जो 32 बिट वायर बस माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेगा माइक्रो कंप्यूटर। जो 16 और 32 में की बात कर रहा हूँ वो है डाटा की ट्रैवल करने की स्पीड, कि कितनी स्पीड में उनमें डेटा ट्रैवल करता है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के मेनली 2 ही कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे नाम ही कहता है कि कुछ हार्ड होगा, मतलब ये एक फिजिकल यूनिट है। ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कुछ भी हो सकती है, और जिसको हम टच कर सकते हैं, और जिसको हम वेट कर सकते हैं जिसका, या जिसको हम फील कर सकते हैं, इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी यूनिट है कंप्यूटर की जो टेंजिबल नहीं है, जिसको हम वेट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कई बार, हमेशा नहीं, कई बार। जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कि कोई डाटा आएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उससे रिजल्ट मिलेगा। जो प्रोसेस करने के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप मैसेजेस कर पाते हैं, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको वो इंटरफेस देखने को मिलता है। जो ग्रीन कलर है व्हाट्सएप का, जो अलग अलग कॉन्टैक्ट आपको दिखते हैं, वो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही दिखते हैं, तो इसलिए हम इसे एक सॉफ्टवेयर कह देते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड है वो एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये एप्पल का iOS की बात करें वो एक सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर की बात करें तो आपका फ़ोन अपने आप में एक हार्डवेयर है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है एक वो हार्डवेयर है। ओके, इसके अंदर रैम जो है वो एक हार्डवेयर है, इसका कवर एक हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, और भी जो इसमें हमने इन्फॉर्मेशन, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं होगा कंप्यूटर में। क्योंकि हार्डवेयर को चलने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। जैसे सीपीयू एक हार्डवेयर है, लेकिन सीपीयू तब तक प्रोसेस नहीं कर सकता जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि कैसे क्या करना है, और वो उसको सॉफ्टवेयर बताता है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की और हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की। तो हार्डवेयर में सबसे पहला कंप्यूटर में कंपोनेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का आप एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि एक टेबल है, ओके, और उसके ऊपर मैंने सब कुछ रखा है, ठीक है। यानी इस कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट में एक टेबल के ऊपर रख देता हूँ, तो जो टेबल है वो ही मदरबोर्ड है। यानी एक मदरबोर्ड सर्किट्स का एक ऐसा जाल है जिसके ऊपर आप सीपीयू भी लगाएंगे, जिसके ऊपर आप रैम भी लगाएंगे, जिसके ऊपर आप रोम भी लगाएंगे, फैंस भी लगाएंगे कूलिंग इफेक्ट के लिए, वायर बस भी लगाएंगे, केबल्स भी लगाएंगे, इंटीग्रेटेड चिप्स भी
ट्रांजिस्टर भी, डायोड भी, एवरीथिंग। तो मदरबोर्ड आपकी आप कह सकते हैं कि एक फ्लोर है, जिस फ्लोर के ऊपर आपने फिर बिल्डिंग खड़ी की है। सीपीयू की बात करें तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू करता क्या है कि जो भी आपको इनपुट हम देते हैं, ठीक है, कोई भी इनपुट हम कंप्यूटर में फीड करते हैं तो उसको प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट प्रदान करता है। यही सीपीयू का काम है। सीपीयू के भी आपके दो पार्ट हैं, एक सीयू, एक एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इनको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि ये दोनों हैं क्या। अगली बात हम करें तो वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू जो कंप्यूटर है वो डाटा रीड करता है और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम कुछ लिखेंगे तो कंप्यूटर को डाटा जाएगा, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। आपकी टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि टच स्क्रीन में जब मैं अंगूठा चलाऊंगा तभी तो उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी कंप्यूटर को, मोबाइल को, कि करना क्या है। जॉयस्टिक्स जिसके साथ आप गेम खेलते हैं वो एक इनपुट डिवाइस है। आपका स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कैनर के थ्रू हम पेज को स्कैन करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा जाएगा अंदर। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी आपका जो माइक है वो आपका एक इनपुट है। आपको ध्यान रखना है कि डाटा का फ्लो कैसे होता है। डाटा फ्लो करता है इनपुट डिवाइस से सीपीयू को, फिर सीपीयू से फ्लो करता है आउटपुट को। और ये जो मूवमेंट है डाटा की, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए मैंने लिखा भी है द डेटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू प्रोसेसर एंड फ्रॉम प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? देखिए, इनपुट ने डाटा फीड किया, सीपीयू ने डाटा को प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट बनाया। अब जो डिवाइस हमें वो रिजल्ट दिखाएगी वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपकी हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, यानी सॉफ्ट फॉर्मेट में भी आउटपुट मिल सकती है, हार्ड फॉर्मेट में भी। जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको डाटा दिखता है तो आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में दिखता है, लेकिन अगर मैं उसी डाटा का प्रिंट आउट निकाल लूँ प्रिंटर से तो वो हार्ड फॉर्मेट में मुझे आउटपुट मिल गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आता है डी ग्रेजुएशन का या 10th का, +2 का। जब आप रिजल्ट वो देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर तो वो एक सॉफ्ट फॉर्म में आपको आउटपुट मिली है। जब आप उस रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं या आपकी मार्कशीट आती है बोर्ड से तो वो आपका हार्ड फॉर्मेट है आउटपुट का। अगला हार्डवेयर के पार्ट है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कि मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं। जब आपका कोई सॉफ्टवेयर काम करता है तो इन पे ही काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट्सएप आप हर बार ऑन करते हैं मोबाइल में तो आपको पुराने मैसेजेस कैसे दिखते हैं? तो इसका मतलब है कि जो पुराने मैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं, और जब आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो उस स्टोरेज से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो पुराने मैसेज उठा रहा है और आपको दिखा रहा है। तो वो स्टोरेज है आपकी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उस स्टोरेज पे ही आपका सॉफ्टवेयर चलता है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो आपकी जो स्टोरेज है, हमको बोलते हैं रोम, जो आपको मिलती है, जैसे 16 GB स्टोरेज मिलती है, 32 GB स्टोरेज मिलती है, ठीक है, या आपकी रैम है जो आपको 2 GB रैम, 4 GB रैम मिलती है। ये सभी स्टोरेज हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, इनमें डाटा स्टोर होता है। तो स्टोरेज आपकी या तो इनबिल्ट हो सकती है या पोर्टेबल हो सकती है। इनबिल्ट है आपकी रैम, जैसे मोबाइल में 2 GB 6 GB रैम है वो इनबिल्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पोर्टेबल भी हो सकती है स्टोरेज, जैसे आप मेमोरी कार्ड डाल रहे हैं वो तो पोर्टेबल है, उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। इसी को हम प्राइमरी और सेकेंडरी कह देते हैं। जैसे रैम प्राइमरी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पहले से है, और प्राइमरी इसलिए है क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डाटा है, मेन डाटा, वो उसमें स्टोर होके रहेगा। जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। आप हमेशा जब मोबाइल ऑन करते हैं तो आपको पुराना डाटा कैसे वापस आ जाता है? वो इसलिए आता है क्योंकि वो कहीं स्टोर होके रहा था। और सेकेंडरी स्टोरेज आपकी जो आपकी दूसरी स्टोरेज है, जैसे 16 GB 32 GB आपको मिलता है, या मेमोरी कार्ड। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सॉफ्टवेयर के लिए स्टोरेज ज़रूरी है। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है किसी भी मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में, कंप्यूटर में, तो स्टोरेज चाहिए ही चाहिए। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, एंड रैम इज़ प्राइमरी, जिसको हम इनबिल्ट मेमोरी भी कहते हैं। अब है पेरीफेरल डिवाइसेस। देखिए, पेरीफेरली का मतलब होता है परिधि, यानी जो ये डिवाइसेस जो हैं, जो कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है, जो कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग का मेन पार्ट नहीं है,
लेकिन कंप्यूटर के फंक्शंस को और बढ़ा देते हैं और उनका स्कोप बढ़ा देते हैं, जैसे प्रिंटर हो गए, माइक्रोफोन हो गए, वेब कैम्स हो गए, ठीक है। ये आपकी मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर के साथ जुड़ते हैं, उसकी परिधि में जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के सेंटर में नहीं है, इसलिए मैंने पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल्स कहते हैं। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक्चुअली में होता क्या है, प्रोसेसर करता क्या है। देखिए प्रोसेसर में क्या होता है कि एक आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। उस मेन मेमोरी में हम डाटा फीड करते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर के थ्रू को इनपुट दे दी। अब उस डाटा की फैचिंग होगी। फैचिंग का मतलब यह है कि सीपीयू उस डाटा को उठाएगा, फिर उस डाटा की डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग का मतलब है कि अब सीपीयू उस डाटा को उस फॉर्म में चेंज करेगा जिसको कंप्यूटर समझता है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करेगा। अब कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश तो बोलता नहीं है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, उसमें चेंज करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग होगी डाटा की। एग्जीक्यूटिंग का मतलब है कि जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस पर प्लस माइनस करो या डिवाइड करो डाटा को, या कुछ रिजल्ट दो मुझे डाटा से, वो एग्जीक्यूशन वहाँ पे होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब रिजल्ट मिल जाएगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू उस डाटा को फिर से हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करके स्टोर करके रख देगा और फिर मेन मेमोरी यानी आउटपुट को फीड कर देगा। ये होता है सीपीयू में। तो सीपीयू की जो एग्जीक्यूटिंग यूनिट है, जो यहाँ एक्चुअली में जो फंक्शंस परफॉर्म्ड हो रहे हैं, जो हमें एक्चुअली में करना है, उसको हम कहते हैं एएलयू। और उसके सिवाय जो पूरा पार्ट है उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये पूरी साइकिल कंट्रोल यूनिट है, लेकिन इस पूरी साइकिल का वो पार्ट जहाँ पे कोई फंक्शन जो हमें डिजायर्ड फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, उसको हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कह देते हैं। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें दो तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक फंक्शन यानी जो मैथमेटिकल फंक्शन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल फंक्शन जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो एक बार फिर से बात करूँ मैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, मेन मेमोरी यानी इनपुट से डाटा आएगा, उस डाटा की फैचिंग होगी, मतलब सीपीयू उस डाटा को उठाएगा, ठीक है। फिर उस डाटा की डिकोडिंग होगी, यानी उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा। फिर उस डाटा की एग्जीक्यूशन होगी, यानी जो हमें फंक्शन परफॉर्म करना है उस डाटा पे प्रोसेसिंग करनी है, वो प्रोसेसिंग होगी बाय द यूज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद वो डाटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में स्टोर हो जाएगा और फिर से मेन मेमोरी को चला जाएगा, जो हमें आउटपुट डिवाइस में दिख जाएगा। इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और इसका जो स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, जहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू डाटा प्रोसेस हो रहा है, उसको हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू कह देते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, अभी हमारे एक चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट हुआ है, तो गिन के हम 6 चैप्टर टोटल डिस्कस करेंगे। तो एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम उसके 30-40 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि पूरी तरह से वो टॉपिक ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए, ताकि हम और ऐसी वीडियो ला सकें। थैंक यू एवरीवन।